Okay. Today we are going to start second part of कार्बन डेटिंग. ओके, तो कार्बन डेटिंग के बारे में आपने कुछ सीखा थोड़ा बहुत, शायद अभी नहीं, है ना. अभी तो हमने कुछ और ही सीखा था. तो हम सीखने वाले हैं आज कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कल हम कार्बन डेटिंग का लेक्चर तो भले ही स्टार्ट हो गया हो लेकिन पढ़ा नहीं, है ना. पढ़ा क्या? मैटर पढ़े. मैटर्स के हमने पार्टीशन पढ़े, मतलब एलिमेंट पढ़ा, एटम्स पढ़े, कंपाउंड पढ़ा, एटम्स के पार्ट्स पढ़े. तो याद होगा मेरे ख्याल से सभी को, है ना. तो एलिमेंट, चलो 3 यूनिट लिख रहा हूं मैं, उनमें से बतानी है सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है. राइट. जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, जोन सा मैं पूछ रहा हूं. चल भाई, चलता क्यों नहीं. चलो, एक एटम है, एक एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रॉन है. इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट कौन बताएगा? कितने बच्चे बता सकते हैं इसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ओके, तो मुझे बताएगा. ठीक है, तुम बताओ. क्या नाम है तुम्हारा जो लाल शर्ट में है? इनके बराबर, शयान के बराबर में जो है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या क्या है बताओ सबसे छोटी यूनिट. हाँ, सबसे छोटी यूनिट जल्दी बुला लो, छुट्टी का टाइम हो गया है. सबसे छोटी यूनिट कौन सी है इसमें? बस ऐसी हैंड रेस किया था. हाँ बताओ. इलेक्ट्रॉन, सही है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट है. तो ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को. आज हम सीधा कार्बन डेटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि वो ही थोड़ा सा एडवांस है. ये बहुत बेसिक चीजें थी जो आपको आनी चाहिए थी. ठीक है, तो सीधा आ जाते हैं हम अपने सेशन पे. जो हमारा सेशन है कार्बन डेटिंग, यहां से चलो स्टार्ट करते हैं हम कार्बन डेटिंग को. सबसे पहले हमें समझने की बात क्या है, हमारे समझने की बात क्या है कि कार्बन डेटिंग का यूज क्या है, ये है क्या. तो कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है. साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड मतलब साइंटिस्ट का एक तरीका, क्या पता लगाने का? किसी पुरानी चीज की एज का पता लगाने का एक तरीका है. क्या है कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है किसी ऑर्गेनिज्म की एज को पता लगाने का. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कभी जिंदा था, ठीक है, तो वो क्या है, उसका जो हम एज का पता लगा रहे हैं वो कार्बन डेटिंग है. ठीक है, एक पुराना पत्थर मिल गया, पता लगा लिया कितनी एज है. एक पुराना पेड़ मिल गया, गला सड़ा, मतलब उसका कोई एटम मिल गया, पता लगा लिया कितना पुराना पेड़ था. किसी की कोई हड्डी मिल गई, पता लगा लिया कितना पुराना इंसान था या कितना पुराना जानवर था. तो ये सब पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं. अब कार्बन डेटिंग में हमें क्या क्या सीखना है वो हम देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग मेजर होती कैसे है. क्या कार्बन डेटिंग का मेजरमेंट होता कैसे है ये हम समझेंगे. राइट. तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक एलिमेंट के बारे में. किसके बारे में समझना पड़ेगा? एक एलिमेंट. मैंने शुरू में सिखा दिया था एलिमेंट, एटम्स, ये सब क्या होते हैं. ठीक है, एलिमेंट क्या है? एक मैटर है. जैसे हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है. हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है. क्लोरीन क्या है? एक एलिमेंट है. Cl बोलेंगे जिसको, क्लोरीन को, है ना. जैसे कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है. नाइट्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है. ये सब क्या है? ये एलिमेंट है. तो इसको कार्बन डेटिंग क्या लगता है, नाम से क्या लगता है, कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जा रहा होगा कार्बन डेटिंग में? इन चार, मैंने 4 एलिमेंट के नाम लिखे यहां पर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और एक कार्बन. इन चारों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा होगा कार्बन डेटिंग में? सिंपल सा कार्बन. भाई कार्बन डेटिंग तभी तो नाम रखा गया इसका. तो कार्बन एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे कार्बन डेटिंग को करने में. अब
कैसे करेंगे वो समझते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा जो कार्बन होता है वो कई फॉर्म में मिलता है हमारे इस अर्थ पर। ओके, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हो, सांस लेते हो, कार्बन जाता है अपनी बॉडी के अंदर, मतलब बाहर निकालते हो। पेड़ है, कार्बन लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। भाई आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो पढ़ा है ना, तो उसमें पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, इनहेल और एक्सहेल हो रहा है, किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का, है ना। तो ये कार्बन जो है वो हमारी इस अर्थ पर कई फॉर्मेट में मिलता है, कई फॉर्म में मिलता है। अब इसका 3 फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके 2 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। जैसे एक है हमारा कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12। एक है हमारा कार्बन 13, ठीक है, ये इसको 12। और एक हमारा है कार्बन 14, ये 6 रहता है यहां पर। आई समझ में। तो ये 3 एलिमेंट हैं कार्बन की अलग अलग फॉर्म में। ये वाला जो एलिमेंट है ना बच्चों, कार्बन 12, ये बहुत कॉमन है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। कहां पर, हमारी अर्थ पर कार्बन 12 बहुत ज्यादा। और ये स्टेबल है, स्टेबल का मतलब इसमें स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर ये कार्बन 12 जो है इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 ही प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 6 न्यूट्रॉन, 6 ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसे कार्बन 12 होता है। लेकिन कार्बन 13 में क्या होते हैं, 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं न्यूट्रॉन और 7 होते हैं, सॉरी जो 6 होते हैं प्रोटॉन और 7 होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। लिख देता हूं, जो कार्बन 13 है, क्या है, कार्बन 13 है, उसमें 7 तो न्यूट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। ओके, एक होता है कार्बन 14, क्या होता है, ये सब लिखना है आपने बाद में, अभी अभी समझना है सिर्फ। अभी लिखने के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, ठीक है, बाद में लिखना जब आप घर पे पढ़ेंगे। कार्बन 14, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है 8 और जो प्रोटॉन होता है वो होता है 6। बात समझ में आई। तो आपको मैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसीलिए समझा चुका हूं ताकि आपको पता चले कि बात क्या की जा रही है। समझ में आ गया ना क्यों समझाया था मैंने पहले ये कॉन्सेप्ट, मैटर का, एलिमेंट का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इसीलिए समझाया था। क्योंकि साइंस तभी समझ में आती है जब उसकी बेसिक टर्म्स आपको आती हो। अब मैं आपको पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन समझाता नहीं तो आपको समझ में आता है ये कॉन्सेप्ट, नहीं आता। लेकिन आप कोई सी भी क्लास के बैठे हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो समझ में आएगा, चाहे मैं 12th का, बीएससी, एमएससी तक का पढ़ा दूं आपको। समझ रहे हो कि नहीं। तो अब कार्बन के हम कितने फॉर्मेट हैं हमारे, 3 फॉर्म में देखेंगे हम, कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन, कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन तो 6 ही रहने हैं, बढ़ कौन रहे हैं, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, सिंपल हो गया। यानी कि प्रोटॉन नहीं चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन स्टेबल हैं, चेंज क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन। अब जैसे जितना न्यूट्रॉन चेंज होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल का मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ये वाइब्रेट हो रहा होगा अंदर से, इसके जो एटम्स हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे डिके हो जाता है, डिके मतलब क्षय हो जाता है, क्षय मतलब खत्म हो जाता है। अब हम समझते हैं कि इंसान की एज का या किसी भी फॉसिल, फॉसिल क्या होता है, फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब होता है बेटा, अभी समझते हैं, हमारे हर एक चीज को समझते हैं। फॉसिल्स होते हैं जो गल सड़ जाती हैं चीजें। मान लो 10,000 साल पहले कोई इंसान हुआ करता था, वो जमीन के अंदर जाके गल गया, तो उसके फॉसिल्स मिलेंगे। फॉसिल्स मतलब कुछ हड्डी मिल गई, कोई बाल मिल गया, कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में फॉसिल्स बोलते हैं। तो वो जो फॉसिल्स हैं वो कैसे, मतलब कैसे, देखो अब ये कार्बन आता कहां से है, ये जो कार्बन होता है ना, कार्बन 12, ये बहुत कॉमन होता है अर्थ पर। कार्बन 13 थोड़ा सा रेयर होता है, थोड़ा नहीं बहुत रेयर होता है, 1% ही दिखाई देता है। कार्बन 14 ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, रेयर मतलब बहुत कम होता है, अर्थ पे बहुत ही ज्यादा कम है। और ये बनता कहां से है, ये बनता है जो हमारे ब्रह्मांड से एनर्जीज रेज आ रही है, सूरज की किरणें,
के साथ साथ में देखो एक होता है सनरेज, सनरेज मतलब प्रकाश किरणें, लाइट रेज, प्रकाश की किरण। एक होता है कोस्मोसिक रेज, क्या है? कोस्मोसिक, है ना? इसमें आइसोटोप, चलो छोड़ो, क्या है हमारी कॉस्मिक, इसको शॉर्ट में बोलेंगे, इसमें है नहीं लिखा हुआ, कॉस्मिक रेज बोलेंगे। तो कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं? उसमें कुछ पार्टिकल्स की रेज होती हैं, वो एनर्जी, उसमें एनर्जी होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें प्रोटॉन होता है और कई पार्टिकल्स होते हैं। तो आज आपसे पूछा जाए ना, किसी ने, आप किसी और से भी पूछ सकते हो कि प्रकाश रेज यानी कि लाइट रेज तो आपको पता है, सनरेज आपको पता है, सनरेज लाइट रेज एक ही होगी ना, लेकिन कॉस्मिक रेज कौन सी होती हैं आपको पता है? तो कॉस्मिक रेज कौन सी होती हैं? आप लिखेंगे कि कॉस्मिक रेज के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ना कि लाइट, प्रकाश नहीं होता उसके अंदर। कॉस्मिक रेज में क्या नहीं होता? लाइट नहीं होती, उन किरणों में क्या होता है? कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो कॉस्मिक रेज हैं, हमारी इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कौन सा है बताएगा कोई आंसर मुझे? हमारे इस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। ओके, नाइट्रोजन हमारे क्या इसमें एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है। तो जब कॉस्मिक रेज कहां से आ रही है, मान लो ये क्या है, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, मान लो ये ब्रह्मांड है हमारा, क्या है हमारा? ये हमारी अर्थ है, क्या है ये? अर्थ। और ये हमारा क्या है? हमारा स्पेस, अंतरिक्ष मान लो। यहां से क्या आ रहा है हमारा? कॉस्मिक रेज आ रही है, क्या आ रही है? कॉस्मिक रेज, क्या आ रही है? कॉस्मिक। अब ये हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट है, तो यहां पर क्या है? नाइट्रोजन, क्या है? नाइट्रोजन 14। अब क्या करेंगे, ये यहां से हमारा कार्बन 14 जो आ रहा है वो टकराएगा नाइट्रोजन 14 से। किससे टकराएगा? नाइट्रोजन 14 से। और ये नाइट्रोजन 14 से सॉरी, कार्बन 14 नहीं, यहां से कॉस्मिक रेज आएंगी। कौन सी? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज आएंगी, किससे टकराएंगी? नाइट्रोजन 14 से। और ये टकराने के बाद जो बनाएंगी वो कार्बन 14 बनाएंगे। क्या बनाएंगी? कार्बन 14। ये है हमारा तरीका कार्बन 14 बनने का। और ये बहुत रेयर होती हैं, बहुत रेयर मतलब बहुत कम। तो आपको समझ में आ गया होगा कार्बन 14 कहां से आता है? बहुत कम होता है। कहां से? स्पेस से। जो क्या रहती है? कॉस्मिक रेज आ रही होती हैं। कहां से? स्पेस से जो कॉस्मिक रेज आ रही होती हैं वो किससे टकराती हैं? कैसे बैठे हो तुम लोग? ढंग से बैठो ना। किससे टकराती हैं कॉस्मिक रेज? नाइट्रोजन 14 से। और नाइट्रोजन 14 से टकराने के बाद क्या बनती हैं? कार्बन 14। और कार्बन 14 क्या है? एक ऐसा एलिमेंट जो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो कार्बन डेटिंग में एक तो कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है। जो कार्बन 12 है वो बहुत इजीली मिलता है हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में। कार्बन 13 बहुत ही रेयर है, 1.1% ही दिखाई देता है। और कार्बन 14, कार्बन 14 तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, बहुत कम है। लेकिन कार्बन डेटिंग में जो इस्तेमाल, और ये जो कार्बन 12 है, ये और ये दोनों मिलकर इनसे ही कार्बन डेटिंग की जाती है। किससे? कार्बन 12 से और कार्बन 14 से। अब आगे की कहानी क्या है? जब एक इंसान, मान लो मैं हूं, 20 साल बाद मैं निकल जाता हूं इस दुनिया से, मुझे दफना दिया जाता है, तो मेरी कुछ दिनों बाद क्या होने लग जाऊंगा? मैं फोसिल बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा मैं? फोसिल। क्या बन जाऊंगा? फोसिल। अब किसी को मेरी हड्डी हाथ लगती है लगभग 2000 साल या 3000 साल बाद, ठीक है? अब जब वो हड्डी को देखेगा, जाके डेटिंग करेगा, उसकी क्या करेगा? कार्बन डेटिंग करेगा। वो लेबोरेटरी लेके जाएगा, तो वो देखेगा उसके अंदर कि इसकी इस हड्डी के अंदर कितने कार्बन 14 की मात्रा है और कितने कार्बन 12 की मात्रा है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों ही होती हैं। बात समझ में आई? हमारी बॉडी में जो ज्यादा मात्रा है वो कार्बन 12 की है। हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन 14 है वो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम, लेकिन है। हमारी बॉडी में नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, पेड़ की, पौधे, मतलब हर एक चीज, जमीन में भी है कार्बन 14।
पानी में भी है कार्बन 14, कार्बन 12 दोनों। आई समझ में? हर एक चीज में कार्बन 12 और कार्बन 14 है। कार्बन 12 ज्यादा है, कार्बन 14 बहुत कम है। ठीक है, अब ये जो कार्बन 14 है ये हमारी बॉडी के अंदर चला गया। क्या, कहां चला गया? हमारी बॉडी के अंदर चला गया। अब आगे की कहानी क्या है बच्चों? ये जो कार्बन 14 है ये हमारी बॉडी से धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब हम फॉसिल बन जाते हैं ना, जब कोई ऑर्गेनिज्म फॉसिल बन जाता है तो उसमें से कार्बन 14 की मात्रा कम होने लग जाती है। क्या होने लग जाता है? कार्बन 14 की मात्रा कम होने लग जाती है, राइट। कार्बन 12 की मात्रा कम नहीं होती, उतनी की उतनी रहेगी। मतलब अगर 2-3 हजार साल बाद किसी को मेरी हड्डी मिलती है तो वो जब वो चेक करेगा, उसको डेटिंग करेगा तो उसमें वो पाएगा कि कार्बन 12 नहीं कम हुआ, उतने का उतना ही है, कार्बन 14 कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन 14 कम हो जाता है। जितना एक रेशियो होता है ना एक नॉर्मल बॉडी के अंदर, उससे कम होता है। और कम कितना होता है देखो इसमें समझो कैसे पता चलता है, फिर हम सिंपल भाषा में समझेंगे। अभी उनको बोलो 5-7 मिनट रुकें। ये जो हो जाता है कार्बन 14 वो 5730 सालों में आधा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 5730 सालों में आधा हो जाता है। क्या? कार्बन 14। मतलब हमारी बॉडी में जितना नॉर्मली होता है अगर उसका आधा हुआ तो इसका मतलब उस इंसान को मरे हुए कितने दिन हो गए? 5730 साल। अगर आधे से भी आधा हुआ तो 10,000 मतलब 11,460 साल के आसपास में हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई? यानी कि उसका जैसे 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 उसका कम होता चला जाता है, जितने % कम होगा उसकी एज उतनी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई? मतलब अगर आधा हुआ तो 5730 साल, उससे भी आधा हुआ, आधे का भी आधा हुआ तो उसकी दुगनी एज हो जाएगी, यानी कि लगभग 14,000 कितना 11,460 साल के आसपास में हो जाएगा। उसका भी आधा हुआ तो 22,800-920 लगभग इतना, मतलब होता चला जाएगा वो। इसकी जो एज का पता है, जो कार्बन डेटिंग हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं उसमें जो एज का पता लगाया जा सकता है सिर्फ 50 साल की ही एज का पता लगाया जा सकता है। 50,000 साल, कितनी साल की उम्र का? 50,000 साल की उम्र तक का पता लगाया जा सकता है। इससे ज्यादा के लिए हमें कौन सी डेटिंग करनी पड़ेगी? कल पढ़ा था हमने, कौन बच्चा बताएगा? पोटेशियम आर्गन, ऐसे पढ़ा था ना कुछ, पोटेशियम आर्गन कार्बन डेटिंग जो होती है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो वो करोड़ साल की एज बता सकता है। तो ऐसे ही आई समझ? अरे लिखा भी तो है इसमें, उसका इतना % होगा। ठीक है, तो ये आपका, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट की एज का जो पता लगता है वो उसकी रिंग से पता लगता है ना, कितनी रिंग्स आ गई उसमें। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें लिखी है जो आप खुद से पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जो मैंने पीपीटी बनाई है, लेकिन ये पीपीटी आप नोट्स मत बनाना है, इस पीपीटी में से कुछ पॉइंट्स निकालना, आसान तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, अब एक बार हम कार्बन डेटिंग को फिर से रिवीजन करते हैं और समझते हैं 2 मिनट के अंदर पूरी कार्बन डेटिंग को। ठीक है, 2-3 मिनट में उसको रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनना। कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है किसी ऑर्गेनिज्म की एज का पता लगाने का। क्या हो गया सीधा सिंपल तरीका कि कार्बन डेटिंग क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म की एज को पता लगाने का एक साइंटिफिक मेथड है। और कार्बन डेटिंग करने के लिए हमें कार्बन एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कार्बन एलिमेंट का कौन से का इस्तेमाल होता है? कार्बन 14 का और कार्बन 12 का। ओके, कार्बन 12 जो होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब क्योंकि उसमें बराबर न्यूट्रॉन है, बराबर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर बराबर है। कार्बन 14 अनस्टेबल माना जाता है, वजह क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 है, इस वजह से वो अनस्टेबल माना जाता है और वो बहुत कम पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेयर, बहुत रेयरली आती हैं। कौन सी रेज? कॉस्मिक रेज आती हैं हमारे कहां पर? अर्थ के एनवायरमेंट में। और किससे टकराती हैं वो? नाइट्रोजन 14 से टकराती हैं, और नाइट्रोजन टकराने के बाद में क्या बनाती हैं? कार्बन 14 बनाती हैं, तब जाके हमें कार्बन 14 मिलता है।
और वो कार्बन 14 कहाँ चला जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और जब उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसके हर एक सेल्स के अंदर भी जाता है, बॉडी के हर पार्ट्स में होता है। अगर आपके बाल है ना तो उस बाल में भी कार्बन 14 की मात्रा है, ठीक है। अब जब आप खत्म हो जाते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है, अगर 1000-2000 साल बाद किसी, मतलब किसको, कौन देखता है इनको, देखो ये चीज भी समझ लो, जो हमारे आर्कियोलॉजी हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजी में सिर्फ देखा जाता है सेटलमेंट्स वगैरह, जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, मतलब जो वो होते हैं ना, खुदाई उदाई करते हैं उस तरह, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। और हमारे पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स की एज का पता लगाते हैं। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, एनिमल या प्लांट्स हैं, तो उनकी एज का कौन पता लगाएगा, पैलेंटोलॉजिस्ट। ओके, ये भी मैंने लिख दिया था। जियोलॉजी, जो सोइल्स वगैरह की, मिट्टी वगैरह की लेयर का पता लगाते हैं, वो जियोलॉजी में जियोलॉजिस्ट होते हैं वो, ठीक है। ऐसे हमारा क्या है फोरेंसिक्स, इसका, इसमें क्या होता है, हमारे जो मटेरियल होते हैं, कैसे, जैसे सस्पिशियस आइटम्स होते हैं कुछ, ठीक है, बर्तन वगैरह जैसे वो होते हैं, तो उसमें, तो ये आप लोगों ने ये भी लिखना है। तो यानी कि आपकी एज का पता कौन लगाएगा, पैलेंटोलॉजिस्ट। कौन लगाएगा, ये मैंने डाल दिए कौन किसकी एज का पता लगाता है, ठीक है। तो आपको किसको, पैलेंटोलॉजिस्ट को क्या मिल जाती है, आपकी एक हड्डी मिल जाती है। तो हड्डी ढूंढने के बाद में वो लेबोरेटरी में जाता है, और लेबोरेटरी में जाकर क्या चेक करता है कि इसमें कार्बन 14 की कितनी मात्रा है, और वो कंपेयर किससे करता है, कार्बन 12 से। यानी कि कार्बन 12 और कार्बन 14 के रेशियो से पता लगती है कि एज कितनी है, ठीक है। इसकी इक्वेशंस होती हैं जो आपको भी नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि अभी पढ़ाने लग गए तो आप बावले हो जाएंगे, ठीक है, पागल होने लग जाओगे और बौखला हो जाओगे कि रहने दो सर, अब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, थ्योरिकल, ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे आप 12th में आओगे तब हम इसको डिटेल, और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे हम अपने स्कूल को उस लेवल पे ले जाने की कि 12th तक ही बच्चे कहीं ना कहीं पैलेंटोलॉजिस्ट बन जाए, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट बन जाए, उस तरह की चीजें करने लग जाए हम स्कूल के अंदर। हम अपने स्कूल को उस लेवल पे लेके जाएंगे आने वाले टाइम में, वो सारे एक्सपेरिमेंट यहीं पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतने कार्बन डेटिंग समझ में आ गई आप लोगों को, आज का इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कार्बन डेटिंग में, कोई सवाल आपका, हाँ पक्का, चलो ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। चलो देखते हैं